हेलो एवरीवन। आज के वीडियोस में मैं आपको स्प्रिंग बैच के बारे में बताऊंगा। मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखूंगा और डायरेक्टली कोड के थ्रू कोड को एक्सप्लेन करूंगा। यूज़ केस के बारे में, मतलब एग्जैक्टली यूज़ केस के बारे में, क्या स्प्रिंग बैच क्या है और मैं अपने यूज़ केस में कि कैसे क्या कर रहा हूँ स्प्रिंग बैच के थ्रू। So it should be like kind of understanding to you कि how you going to use the Spring Batch and exactly where you need to use it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग बैच क्या है? स्प्रिंग बैच एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क का काम क्या है कि जैसे आप बैंक है एग्जांपल और हेल्थ केयर डोमेन है, मैं उसके बारे में दोनों के बारे में बताता हूँ। तो स्प्रिंग बैच क्या करता है कि जैसे बैंक बेसिस पे हर दिन आपका कोई ईएमआई कैलकुलेशन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट करना है डेली बेसिस पे, तो वो एक बैच एप्लीकेशंस कोड है जो स्प्रिंग के थ्रू, वो फ्रेमवर्क के थ्रू जो क्या करता है, एक टाइम इंटरवल पे किसी रात के 11 बजे, 11:30 बजे रात को एक कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि आपके डेटा को एक जनरेट कर, मतलब पूरे डेटा को प्रोसेस करेगा, लॉजिकली कुछ फिल्टर आउट करेगा, लॉजिक लगाएगा और आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि कस्टमर ए नाम का कस्टमर है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है। किसी घर के बारे फ्लैट लिया है, किसी ने कार लिया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो उसका आज के दिन का इंटरेस्ट ये आया। सब बेसिकली इट्स कॉमन but it's like competitive kind of result. So that's how the spring batch is being used for. If I'm talking about the healthcare domain, so if you see pulling up the how much claim has been done today, like can be, and how much claim has not been returned file, the money has not been credited to the hospital account and all. So all the reports will going to be get it from the batch job, and there is no manual process. The manual process definitely is a tedious task and it's not only a single responsibility. It should be have to do the whole development for it, and definitely the spring batch helps in this case. So ये केसेस करने के बाद भी स्प्रिंग बैच जॉब का मेन रिक्वेस्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे का पास अगर डेटाबेस है, ठीक है, उसको उसमें कुछ लॉजिक ला कुछ चेंजेस करना है। एग्जांपल सैलरी है डेटाबेस में और सब में से एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें से एम्प्लॉयज़ की सैलरी है और उसको प्रोसेस करना है, उसकी सैलरी को 5% बढ़ाना है सारे एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसा नहीं कि आपको सबको याद है, राइट? तो आपका एक फाइल है आपके पास जिसमें एम्प्लॉय की सारी की सैलरी है, सब में 5% आईटी के हिसाब से बढ़ाना है, किसी में 2% बढ़ाना है, किसी में 3% बढ़ाना है। तो प्रोसेस कंडीशन वाइज कैसे करोगे? तो क्या करेगा, वो डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड को फेच करेगा। हो सकता है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, तो सबको प्रोसेस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? अब फिर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करना और एक टेम्परेरी सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ उसका ऐड हो गया, तो वो मतलब उसके बाद आपको फिर से सैलरी क्रेडिट हो जाएगा सबके अकाउंट में, ऐसे जो भी प्रोसेस होगा उसके एपीआई के थ्रू। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, एक कोड होता है वो ऑटोमेटिकली सब काम करता है। उसके लिए स्प्रिंग बैच होता है, स्प्रिंग बैच जॉब। तो उसके लिए हमें स्प्रिंग बैच फ्रेमवर्क का यूज़ करना होगा। क्या डिपेंडेंसी लगेगी, उसका आर्किटेक्चर क्या है, मैं उसका आपको एक्सप्लेन करूँगा कोड बाई कोड। और आई होप यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, बिकॉज मैं अभी आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ता ही है आप लोगों को। हर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कोड वाइज में कि इसका यूज़ क्या है एक्चुअली और क्या होता है, ठीक है? तो लेट मी एक्सप्लेन you again now from the code. So if you see, I will going to start from the architecture. One second. If you see my screen, the IntelliJ, there's architecture. Yeah. So this is the architecture for this use case. So first of all, let me explain you the sequence for this particular use case. So there is a use case where a user uploads its CSV file with a REST API, and controller saves this to a particular file temporary space, and where the job launcher will going to launch the batch job. Okay, for our case it's employee batch job. So who is going to take it? The controller launches it, means not the controller, sorry, the job launcher is going to trigger it, the batch. Okay, so where it's going to trigger the batch from? It's from the container where the batch job bin has been created, the job object has been created. So the container, spring container will have the bin, will going to understand this bin,
I'm going to get it from the get it from the job launcher. Okay, the job launcher will going to trigger it, and it will comes to the step builder. So step builder will going to do what? Step builder will going to take it the values for the reader from the CSV access, either for our case I'm going to take it from the controller, but it does the same way. Like instead of getting from the from the reader directly, I'm going to take it from this particular temporary location, and the reader will going to get it the data either it from the CSV or Excel in the form of chunk of size of 10. Okay, so chunk of size of 10, लेट मी एक्सप्लेन इन द सिंपल लैंग्वेज में फिर से यहाँ पर कि यूज़र अपलोड करता है CSV एक्सेल फाइल इस API से, और उसको कंट्रोलर पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करता है, और जॉब लॉन्चर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है जॉब लॉन्चर उस बिन के नाम से जो कंटेनर में सेव हुआ ऑब्जेक्ट, और जॉब स्टार्ट जो एग्जीक्यूट हुआ उसको चंक ऑफ साइज 10 के 10 के साइज में उसको क्या करता है, आइटम रीडर उसको रीड करता है, चाहे तो एक्सेल फाइल से या तो CSV फाइल से, और फिर उसको प्रोसेस करता है विद द लॉजिक की सैलरी उसका नेगेटिव है क्या है, उसको आइटम प्रोसेसर या सैलरी 10% बढ़ाना है, 2% बढ़ाना है, 3% जो लॉजिक लगाना है वो आइटम प्रोसेसर में हम लगाएंगे, और आइटम राइटर में क्या करता है वो JPA के थ्रू डेटाबेस में स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फ्लो है अपना, जहाँ पर मैंने रेस्ट कंट्रोलर बनाया है एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम से, जॉब लॉन्चर मैंने यूज़ किया है वहाँ पे इंटरफेस जिसमें जॉब को मैंने रखा है उस जॉब के नाम को, ताकि बैच शेड्यूलर्स के थ्रू समझे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बैच स्टेप्स, जहाँ पर स्टेप्स जो होते हैं वो 3 भाग में बटे होते हैं यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है केसेस में कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं कोई काम करने के लिए, जैसे कोई काम होता है राइट, कि आपको कोई सिचुएशन को पहले समझना है, रीडर वही काम करता है, समझता है डेटा को, रीड करता है उसको, डेटा को कलेक्ट कर लेता है, सारे डेटा को कलेक्ट किया, तब उस पर आप इस पर मतलब इम्प्लीमेंट करते हो, कोई थॉट प्रोसेस कुछ लॉजिक लगाना हो, क्या करना है आपको, तो आइटम प्रोसेसर काम होता है। और बाद में फाइनल जो क्वेश्चन जो आपको करना है डेटाबेस में एंट्री या आपको फाइनल डे आउट में रिजल्ट देना है वो आइटम राइटर के थ्रू करता है। ठीक है, बैच रिपोर्ट प्रोजेक्टरी पोर्ट और इंटरफेस ये एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन है JPA का, जहाँ पर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। क्लियर? तो अभी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में तो कोड में एक्सप्लेन करूँगा कंट्रोल के थ्रू, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे स्प्रिंग बैच को वर्जन आ रहा है, जैसे स्प्रिंग बैच का वर्जन आ रहा है 6.0.3 आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे, तो एग्जिस्टिंग कोड जो है वो माइग्रेशंस के लिए जा सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि उसमें अभी तक भी बहुत सारे डिपेंडेंस, जैसे कि जॉब सर्विस आया हुआ है, और कुछ क्लासेस जैसे जॉब लॉन्चर है, तो इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल बिन बनाते हैं हम लोग, तो वो सब बनाने के जगह पर क्या हो रहा है कि कम हो जा रहा है, और कम कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, और सारा चीज़ पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया है। ठीक है, तो स्प्रिंग के जो स्प्रिंग बैच का जो 6.0.3 वर्जन है, वो स्प्रिंग के जो बूट का वर्जन है वो 4.0. जो भी X वर्जन है उससे ऊपर का यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक आया नहीं है, बट फ्यू फीचर्स आया है कि ताकि बिन का रिड्यूशन हम लोग नंबर ऑफ बिन जो बनाते हैं आइटम रीडर के लिए वो कम हो सके। सो वो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट लेट मी एक्सप्लेन यू लेटर फॉर ए वाइल। अभी मैं बताता हूँ कि क्या होता है ना, स्प्रिंग बैच में क्या होता है कि मेटा डेटा क्रिएट होता है, तो मतलब ये डिपेंडेंसी आप यूज़ करोगे, उसके लिए जो डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बैच स्टार्टअप बैच का यूज़ करोगे, और वो अब स्प्रिंग बूट वर्जन के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट पिक करेगा, ऐसा बेसिकली डेफिनेटली 6.0.3 होगा। और MySQL कनेक्टर ये स्वैगर के लिए है, डिपेंडेंसी वेब UI, स्टेटस REST API इंटरफेस कॉलने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए है, MySQL कनेक्टर कनेक्टिविटी करने के लिए है, और ये आपका XML डेटा को रीड करने के लिए Apache API का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन YAML का यूज़ है आपका बेसिकली, एप्लीकेशन का नाम हो गया, URL जो भी URL यूज़ कर रहे हो कनेक्ट करने के डेटाबेस को, यूज़र नेम पासवर्ड, उसका ड्राइवर का नाम, हाइबरनेट में अपडेट करने के लिए SQL कंसोल में दिखेगा आपको बैच जॉब इनेबल ट्रू करने का मतलब आपका इनेबल हो गया है जॉब, हर समय रहेगा और वो एग्जीक्यूट होगा जब भी वो एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, तो जो शेड्यूल टाइम होगा। और एप्लीकेशन एक्सपोजर एक्टिविटी पे इनिशियलाइज स्कीमा का मतलब है कि स्प्रिंग बैच के पास क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल्स होते हैं जो स्कीमा क्रिएट होता है, मतलब जो टेबल क्रिएट होगा उसका वो कुछ टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं फिलहाल झलक दिखा देता हूँ। सो कौन से टेबल मेटाडेटा टेबल क्रिएट होते हैं, 1 सेकेंड।
दिख रहा है क्या आपको? लेट मी शो यू। सो अभी आपको MySQL दिख रहा होगा, करेक्ट? सो आप देख रहे होगे यहाँ पर बहुत सारे, जब भी मैं एप्लीकेशन जब मैं रन कराया था तो ऑटोमेटिकली इतने सारे आपको क्रिएट हो जाते हैं। तो सबका अलग अलग यूज केस है। जैसे कि बैच जॉब एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उसमें आप ये देखो, हाँ, तो इसमें जो भी जॉब एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, उसकी आईडी उसकी होगी, इंस्टेंस आईडी होगी, वो कब क्रिएट हुआ, वो जॉब स्टार्ट कब हुआ, इन टाइम कब हुआ, वो फेल हुआ, स्टेटस हुआ, फेल हुआ, कंप्लीटेड हुआ, वो सब इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक, लॉगर की तरह होता है, राइट? तो जब भी कोई बैच बनाता है, जैसे बैंक का कोई काम है, और उसको वो तो चीज़ें देखेगा नहीं, डेवलपर ही देखेगा क्या चल रहा है। बट डेवलपर देखेगा कि हाँ, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो वेरीफाई करते रहेगा, और हर ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगा, फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। वो चीज़ें इसमें तो नहीं होती, लेकिन बट इसमें हर चीज़ों को वो जानकारी मिलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है, एप्लीकेशन मल्टीपल टेबल्स होते हैं जिसमें हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे बैच जॉब इंस्टेंसेस हो गया, इसमें क्या होता है, जॉब का जो भी नाम होता है, जो जॉब यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय जॉब या हेल्थ केयर जॉब जो भी है, पारस हॉस्पिटल का या लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आपका जो बैच जॉब का नाम है, जॉब आईडी के बेसिस पे क्या होता है, वो इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे वहाँ पर स्टोर होता है इन्फॉर्मेशन। तो हमारे केस ये आपको इन्फॉर्मेशन आप देख लेना, इसका क्या यूज़ है सब चीज़ का, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसी से हमें हमें सब मेरे डेटा से पता चलता है कि जॉब का क्या स्टेटस रहता है। अभी हम लोगों ने क्या एम्प्लॉय बैच बनाया है, ठीक है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। तो लेट मी शो यू। अभी ये इन्फॉर्मेशन किधर गई है, यानी एम्प्लॉय बैच, ये इतने इन्फॉर्मेशन मैंने 9, 10, 11, 12 रिकॉर्ड स्टोर हुए हैं, ठीक है, 12 स्टोर इन्फॉर्मेशन स्टोर हुए हैं। नेम इधर है, मैंने इस तरह मैप कर दिया है, ओके, स्टोर किया हुआ है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारा, ठीक है। ये आपको तो ये समझ में आ गया। अभी अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, आपको ये बताने वाला हूँ मैं अभी 1 सेकेंड कोड एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो आप जल्दी चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास, और यहाँ से क्या होगा कि आपको स्वागत के थ्रू अपलोड करेगा फाइल, जो भी एक्सेल फाइल है, CSV फाइल है, और उसको क्या करेगा, जॉब पैरामीटर्स के थ्रू, जॉब पैरामीटर्स में क्या करेगा, उस फाइल का पाथ, फाइल का टाइप, वो डिटेल लेकर के इस जॉब पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। एक जॉब का पैरामीटर है, जॉब पैरामीटर जो कि जॉब लॉन्चर के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। एक जॉब लॉन्चर क्या करता है, उस बिन का नाम, मतलब जो बिन हम यूज़, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जो जॉब का नाम, इंफॉर्मेशन और उस जॉब का पैरामीटर लेके भेजता है। ये क्या करता है कि जो बैच कन्फिग में जाता है, दिखाता हूँ आपको बैच कन्फिग। ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे एम्प्लॉय जॉब में, जिसमें रिपोजिटरी, मतलब जिसका सारा टेबल्स, जिसका बैच टेबल्स है, उसके इन्फॉर्मेशन के रखने के लिए इसमें आता है सारा डिटेल रिपोजिटरी, और होता है स्टेप एम्प्लॉय बैच स्टेप्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जितने भी एम्प्लॉय के बैच स्टेप एग्जीक्यूट करो, लॉन्चर जब जॉब को बोलता है ट्रिगर हो, ट्रिगर होने के बाद उसके स्टेप्स को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, स्टार्ट करो। तो उसके स्टार्ट्स कितने हैं वो एम्प्लॉय बैच स्टेप पे डिपेंड करता है। तो इसका एम्प्लॉय बैच स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉय बैच स्टेप क्या बोलता है उसको कि लेट स्टार्ट द चंक इन द साइज ऑफ 10, ठीक है। लेकिन कौन से बैच के लिए स्टार्ट करोगे, मतलब बैच स्टेप के लिए स्टार्ट करोगे, एम्प्लॉय बैच स्टेप के लिए बात करोगे, और चंक ऑफ साइज 10 लो, और आइटम रीडर के थ्रू डेटा रीड करो। तो आइटम रीडर किधर है, आइटम रीडर आपका ऊपर है, ये आपको देखोगे एम्प्लॉय रीडर। ये क्या करेगा, उस पाथ पे, टेम्पररी पाथ से आपका फाइल को रीड करेगा जो कंट्रोलर में अपलोड किया था, और उसके जो जो मैंने आपको कंट्रोलर बताया था, जॉब पैरामीटर के थ्रू जो पास किया हुआ है फाइल और पाथ, उस पे उस एक्सटेंशन चेक करेगा फाइल टाइप से कि एक्सेल है या CSV है या PDF है, और अकॉर्डिंगली वो उस रीडर को कॉल करेगा उस फाइल के पाथ पे जाकर। तो वो जो फाइल है एक्सेल आइटम, एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मैं CSV के बारे में, तो CSV के पास गया तो वो फाइल के पाथ पे जाएगा और चेक करेगा, मतलब कहने का मतलब बफर रीडर से वो चेक करेगा वो फाइल के पाथ पे वो फाइल है क्या, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लाइन बाई लाइन एक्सट्रैक्ट करेगा, हेडर को छोड़ के, पहला रो को छोड़ के, क्योंकि उसमें हेडर होगा,
और अगर नल हुआ तो ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करो, नहीं तो फिर अगर नल नहीं है तो तुम क्या करो, सारे डेटा को निकालो और एम्प्लॉय बैच के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दो। तो ये सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। ये कैसे चल रहा है, फील्ड जो भी एक्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम लोग, कॉमा सेपरेटेड। सीएसवी में डेटा क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड होता है। वही हम एक्सेल सीट की बात करें यहाँ पर, एम्प्लॉय बैच जॉब में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर फाइल टाइप उसको एक्सेल मिलता है तो ये एक्सेल एम्प्लॉय आइटम रीडर के पास जाएगा और वहाँ से फाइल इनपुट स्ट्रीम से उसके सीट पे, जीरो वाले सीट पे वर्कबुक एक्सेस जो वर्कबुक है उसके सीट से जीरो वाले इंडेक्स, जीरो सीट पे, फर्स्ट सीट से वो डेटा पूरा रो वाइज उठाएगा और इसको इटरेट करते हुए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा इन्फॉर्मेशन। सो ये काम भी एक्सेल का ही है, मतलब ये एक्सेल के लिए यूज़ होता है, ये बैच कन्फिग में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग हो गया। प्रोसेसिंग में आता है, तो प्रोसेसिंग में आप ये देखोगे प्रोसेसर में क्या हो रहा है कि while it having all these records now, I'm iterating it, we are going to iterate it now. I'm going to check whether the salary is not null or salary is less than 0. Once negative salary we are checking it, so it's like it's kind of called this as a invalid salary. We're going to throw an exceptions. If it is not, let it be processed first. So मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर अगर आपकी इंटरेस्ट की बात आई, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि एम्प्लॉय की सैलरी की रिक्वेस्ट आई है 5% बढ़ाने के लिए विद इन डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ समथिंग एल्स, HR एंड 5%, 2%, 3%। तो यहाँ पर आप विल गोइंग टू यूज द प्रोसेसर काइंड ऑफ लॉजिक ओवर हियर. Once it is processed, we'll have a complete bunch of employee object with a bunch of a group of 10 employee, and this 10 of employee will going to store into databases. So what happens sometimes, I'm giving the two, I have storing only 2 records here, but sometimes the million records are there. So we cannot hold for a longer time this whole data, it will going to crash the system. So the chunk is required, and we're going to have a recommendation of 5,000 kind of, or like 2,000 kind of, or 3,000 kind of, and going to store into the DB. So in that case the DB will not suffer problem like kind of memory problems and all. So it will slowly it will going to store the informations, or we can we can go with the fluxing. So back pressure kind of storing the data is also going to be possible here. So after reading and processing, the writer will going to do the persisting of the data into the databases. Okay, so persisting data in the databases, that's how it will going to work with. So suppose there is fault tolerance kind of, fault tolerance means like if there are failures kind of, so it will going to retry after 3 times. If it is like not after 3 times still it is failing, it is going to throw an exceptions. Another case is that, example, if there are like more than 5 records, like 5 records are failing sometimes, so we are not going to process or not going to process in databases. In that concept, we're going to skip that one. So some business requirements sometimes it will come, there are 5 records like limitations, we cannot process it more than 5 records if it is failing, right, while processing. So this example, why should we fail, right? So null pointer exceptions with something with the empty fields, or the invalid data in the CSV is not getting passing, so we're going definitely the rule wise we're going to have an exceptions, we're going to throw the exceptions, correct? So that's how it's going to work over here. So I'm coming back to the same positions now. So after going to the have the step build, like if you see the step 1, the employee batch step, the whole process is going to be completed. But make sure that when the whatever the bean you're going to create for the employee 1, definitely will going to be Spring will have this Java object. It will, because the Spring container will hold, the Spring container will going to hold the Java object. Okay, so it's going to hold the Java object, correct? And it will going to understand from the hey, this is the employee batch job, please execute it. So now I have explained you the whole steps, right? The code, whole code I have explained you how it works. Even I explained you the CSV with the comma separated extractions. And over here in the axis, the seat wise, we're going to be like seat wise, row wise, how is going to be iterated and getting extracted, and going to map to the objects. This is for the axis, okay. Even I have explained you the architecture diagram with the sequence, how it works, okay. And this is the table which I have used it, employee batch. I'm going to let you show you the Swagger now. So if you see the Swagger, I don't think so you're going to see the Swagger. Before that, but I'm going to show you the MySQL again,
So yeah, if you see the screen, right, correct. So there are like 9, 10, 11, 12 records are there. Let me delete that one and give it to you again. Just making sure that when I'm inserting a new records, that's why I'm deleting it. Otherwise I can just truncate the records, all records. Okay, so if you see now, there are no records, right? There are no record. I'm going to insert the records now. So how are we going to do it? We're going to do it from the uploadation of the file. So let me show you the Swagger now. The Swagger which I have created it. Correct? So this is the Swagger now. I hope it's visible to you. The Swagger. Okay. So let me reload it. Okay. That's fine. Okay. The console. Where is the console now? The console always hides to me. That's the problem with the console. Okay, tools. Let's go with my import Windows layout, default customs, editor tabs, processes, tool window. Okay, leave it. So let me upload the files now. I have a file which having a data. Let me open it. Yeah, this is the employee records data. Yeah, I'm going to upload it. If you see, this is the employee records. You already seen there are no data records in the table. So let me execute now. Here you got the file upload XLS and batch job started. Means batch job started and the file is going to be upload now. So it will going to upload in the bunch of 10 records, but I have only 2 records in the access which I'm trying to showcase only. Okay, so let me open to the MySQL now. I hope it's visible again to you. Yeah, so if you see the batch now executed, let me show you. So 2 records has been inserted right away. Okay, so that's how it works, and we can going to see in this batch job instances accordingly. The job is inserted and all, so it will going to check the employee batch job is inserted, the 19 number it was, and the same different job key has been used. So if you see the job instance ID is 19 now, if I again insert it like, okay, wait, again I have to add it, right? This is not a good way, but I'm just like we are doing it for a testing purpose. The 20 records has been used, like 4 times the record has been created. If I go and show you, the 4 records has been inserted, 13, 14, 15, 16, and if you see the batch of executions, okay, 22 records has been inserted with the job. Okay, status is completed. So why we use this one metadata tables like the Spring Batch? Because it will going to find out whether the running job is successful, failures kind of. So I will show in the past it is failed one, right? So we're going to identify why it is failing it. So if you see there, sometimes the exit message something found exceptions, file path it's not found over there. The file definitely is in a different place, and you're going to trying to get it from the different locations. You're going to get it the file not found exceptions kind of. So that's how sometimes the misbehavior of the file locations has been shifted somewhere. That's why the issue comes. So this basically tables is required. Very important. Very important. And the architecture point of view, and the people's and the developers can going to understand from, you have to understand on these tables, like what is the use case of every table over here. Yeah, so from today, like I have completed this Spring Batch job, right? So but what I was saying, that when we can use a cron settler to execute it, even we don't need a Swagger, we can directly create a batch job and definitely going to
schedule it at the particular time it is like 11:15 or something. It will going to execute automatically instead of manually doing with the Swagger. Okay, so instead of, मतलब ये बोल रहा हूँ कि बिना स्वैगर के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्रॉन सेटलर के थ्रू। तो उसके थ्रू भी क्या होगा, एक बैच जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा ये कोड सबके लिए अप्लीकेबल है, बैंक के लिए भी, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, सारे के लिए अप्लीकेबल ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए, स्पेशल रीडर के लिए क्या है उनका रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से स्प्रिंग बैच जॉब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, दिस इज the code which I have explained you now. Hope you guys have understood the Spring Batch. Thank you very much. I will going to have another session on the Kafka, Apache Kafka. We're having a Kafka replications and all. So going to explain you later. Thank you very much for till now. Thank you very much.